जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको जंतु कार्यकी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आज ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि क्या क्या इसके अध्याय में पढ़ना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे मिलती जुलती वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि पाचन होता क्या है। तो देखते हैं कि पाचन जो होता है, जैसे पार्ट ऑफ कंपोनेंट, भोजन के जो पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ कंपोनेंट है जो, वही है पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है कि किसी एक कार्य को कई अंग मिलकर एक ही कार्य को करें। जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए कई लोग मिलकर वही काम करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि तंत्र बन रहा है। तो हमारे बॉडी में भी इसी तरीके से एक तंत्र या सिस्टम चलता है जो भोजन को पचाने के लिए। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। हमने यहाँ पे भोजन के 3 अणुओं को लिया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, प्रोटीन है। ये सभी भोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु, ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ये भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं। इन सभी पदार्थ जो हैं ये सभी जल में अघुलनशील होते हैं, यानी वाटर इनसॉल्युबल। यानी कि जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऐसे जटिल पदार्थ जो जल में अघुलनशील होते हैं, इनका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जिससे इनका पाचन देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है ये हमारा टूट जाता है ग्लिसरॉल में, ठीक। और वसा जो होता है ये 2 भागों में टूटता है, एक फैटी एसिड बन जाता है और एक ग्लिसरॉल बनता है। जो प्रोटीन होता है ये हमारा टूट जाता है एमिनो अम्ल में, यानी प्रोटीन जिससे बना होता है उसी में वो जाके टूट जाता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। ये जटिल पदार्थ जब पाचन होता है इसका हमारे बॉडी के अंदर, तो ये टूट जाता है सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में। और यदि हमने भोजन में वसा लिया है, फैटी एसिड, तो ये टूट जाता है सरल भोज्य पदार्थ यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरा चीज जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो होता है ये पाचन के दौरान टूट जाता है एमिनो अम्ल में। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जितना ये लिया है ये सब एक जटिल भोज्य पदार्थ हैं। इनका डाइजेशन हुआ और ये डाइजेशन करके सरल भोज्य पदार्थ यानी सिंपल फूड मटेरियल में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे ये जल में अघुलनशील था, लेकिन यहाँ पर ये अब यहाँ वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील हो जाएगा। यानी इन सभी जटिल पदार्थों का हमारे बॉडी के अंदर पाचन के द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा, जिससे ये सरल भोज्य पदार्थ बन जाएंगे। ये सरल भोज्य पदार्थ जल में घुलनशील हो जाते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हुई, डिफिनीशन, कि जो जटिल भोजन के पदार्थ होते हैं इनका सरल भोजन के पदार्थ में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम पाचन कहते हैं। यहाँ पे हमने डाइजेशन की एक परिभाषा लिखी है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी भोज्य पदार्थ जटिल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, जितने भी अनाज होते हैं उन सभी में हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा
ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर वनस्पति घी और जंतु घी में बनाई जाती हों, यानी तैलीय चीज़। अगर हम तेल वाली चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमें वसा की मात्रा प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ दिया है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे जितने भी अनाज वो होते हैं, लेग्यूम प्लांट यानी दलहनी पौधे, दाल वाले, उन सभी में प्रोटीन मिलती है। यानी हम भोजन में इन तीनों जटिल अणुओं को ले लिए हैं। जब हमने भोजन में इसको लिया, इन जटिल अणुओं को, जो जल में क्या है, अघुलनशील, यदि हम इसको डायरेक्ट जल में घोल दें तो नहीं घुलेगा। अगर हम इसको अपने बॉडी के अंदर मुंह में लेते हैं तो इनके लिए एंजाइम की उपस्थिति, हमारे मुख के अंदर अनेक पूरे भोजन की नली में एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स इन भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यानी सरल भोज्य पदार्थ में बदल देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल। ये यहाँ पे जटिल पदार्थ था। जब ये पाचन हुआ बॉडी के अंदर तो ये सरल पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अब ये जल में घुलनशील हो जाएगा, तो यही इसकी डिफिनीशन हुई, इसी को पाचन कहेंगे। यानी भोजन के ऐसे जटिल अणु जिनको बॉडी के अंदर एक सिस्टम चलता है पाचन, जिसके द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। एक मेन चीज, हमारा जो पाचन होता है ये एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसको समझते हैं भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, यानी हमारा जो पाचन मुंह में हो रहा है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कैसे है? इसमें फिजिक्स का उपयोग हुआ और केमिस्ट्री का। फिजिक्स कैसे है? यांत्रिक प्रक्रिया है। मतलब जब हमने भोजन को मुंह में लिया तो हमारे मुंह में दांत जो होते हैं वो दांत के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, यानी तोड़ने और फोड़ने की क्रिया हो रही है, यानी एक प्रकार से ये यांत्रिक क्रिया हो रही है। मुख में जब भोजन गया तो भोजन मुख में दांत के द्वारा तोड़ा जा रहा है। अब वो तो भोजन के साइज पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी साइज है, कितना टूटेगा। यहाँ पे जब भोजन को तोड़ा जा रहा है यानी ये एक यांत्रिक प्रक्रिया हो रही है। जबकि केमिकल प्रोसेस कैसे है? केमिस्ट्री यानी रसायन। जब हमने भोजन को लेता है तो भोजन एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में और टूटते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पाचन जो है वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं पाचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। मुख्य रूप से देखा जाए तो पाचन का दो प्रकार होता है, जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि अंतःकोशिकीय पाचन और एक होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन और यहाँ पर है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक हो रही है, इंट्रासेलुलर है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक मिनट इसको सही कर लेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसको हम बना देते हैं जब पाचन किसी कैनाल के अंदर हो। ठीक है? देखिए, पाचन के हमने बताया कि पाचन के डाइजेशन दो प्रकार है। पहला है अंतःकोशिकीय पाचन, ये अंतःकोशिकीय पाचन है, और ये बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी एक ऐसा पाचन जो पोषण की पांचों अवस्थाओं में पूरा होता हो। ऐसा पाचन जो भोजन के पोषण की पांचों अवस्थाओं को लेता है। देखो, भोजन के पोषण की 5 अवस्था होती हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, जैसे हमने भोजन को लिया तो निगलेंगे, पहले अंतर्ग्रहण हो गया। भोजन को जब हमने लिया तो भोजन का पाचन हुआ, यानी
अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन का मुंह के अंदर अंतर्ग्रहण हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा प्रोसेस हमने लिया है, जब अंतर्ग्रहण कर लेंगे तो उसको पाचन होगा, पाचन होगा। उसके बाद पाचन के बाद अवशोषण होता है, यानी जो हमने भोजन छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा है उस छोटे छोटे अणुओं का हमारे कोशिकाओं के अंदर अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, वो अलग अलग उपापचय क्रियाओं में वो भाग लेते हैं। उसके बाद जो अपचित भोजन बच रहा है हमारे पाचन के दौरान उसका बहिक्षेपण होगा, यानी शरीर से बाहर उसको निकाला जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब पोषण 5 अवस्थाएं, जब पोषण की 5 अवस्थाएं यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन को निगलना, फिर उसके बाद उसका पाचन, फिर उसका अवशोषण, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिक्षेपण होगा, यानी ये सभी पोषण की जो 5 प्रकार हैं जब ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होंगे तब ये कहलाता है अंतःकोशिकीय पाचन। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा अमीबा, अमीबा का शेप आपने देखा होगा, ऐसा होता है, एक कोई निश्चित शेप नहीं होता उसका। अमीबा का शेप ये भोजन जैसे ही यहाँ पे मान लो फूड मटेरियल है तो ये फूड मटेरियल को लेने के लिए ये अपने आकार को ऐसा बना लेता है और भोजन को ले लेता है और अंदर की तरफ ले जाता है और भोजन का डाइजेशन करता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है, यानी भोजन को जैसे देखता है वैसे अपने बॉडी में संरचना बनाता है और भोजन को अंदर लेकर उसका कोशिकाओं के अंदर पाचन करता है। इसलिए अमीबा एक अंतःकोशिकीय पाचन करने वाला जंतु है। दूसरा देखते हैं, ये हमारा बाह्य कोशिकीय पाचन है। ये देखिए इधर वाला भाग, ये बाह्य कोशिकीय पाचन है। ऐसा पाचन जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कोशिका के बाहर हो, ये ऐसा पाचन है जो कोशिकाओं के बाहर, यानी जब पाचन किसी खाली गुहा, जैसे हमारे बॉडी में ये एक एलिमेंट्री खाली गुहा होती है, सीधा सा मतलब समझो कि ये जितना भाग है हमारा, इस भाग में हमारे पास 3 नली है। जो ये नली पकड़ते हम, ये श्वास नली है, उसके सबसे पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी दिखती है ये एक तीसरी नली है और इन दोनों के बीच में हमारी आहार नली पाई जाती है, भोजन को ले जाने वाली फूड पाइप। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब पाचन किसी खाली गुहा, पाइप तो पाइप का अर्थ होता है खाली गुहा, जो हमारा मुख से लेकर गुदा तक फैली नली है वो बीच में खाली है, खाली गुहा। यानी जब पाचन किसी खाली गुहा में या किसी नली में हो या हमारी आहार नली में हो और कोशिका के बाहर पूरा होता है, किसी खाली गुहा के अंदर कोशिका से बाहर होने वाला पाचन कहलाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। और ऐसा पाचन जितने भी जंतु होते हैं उनमें, जिसमें हमने एग्जाम्पल में मनुष्य को दिखाया है, मनुष्य में भी पाचन जो खाली गुहा होती है उसके अंदर कोशिकाओं के बाहर, ये पाचन कहलाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। आइए थोड़ा सा इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र का एक सिंपल सा डायग्राम है। ये यहाँ पे माउथ दिख रहा है इसका, इस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, इसमें आता है भोजन, फिर इस तरीके से आता पेट में आता है हमारे, फिर भोजन इधर से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से यहाँ पे आएगा बड़ी आंत में और गुदा द्वार के द्वारा बाहर चला जाता है। ये पूरा लंबी प्रोसेस है। थोड़ा हम इसको अभी डाइजेशन का ये कैसे पाचन होता है और ये कितने प्रकार का होता है अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि पाचन को हम कितने भाग में बांट सकते हैं पढ़ने के लिए आसानी से। तो पाचन को उतने भाग में बांट के अलग अलग पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी पाचन संबंधित ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, तो उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज बस इतना ही, कल, अब आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ आज पादप कार्यकी का
भाग 2 चला है, इसके आगे भाग 3 हम कल अपलोड करते हैं या आने वाले नेक्स्ट दिनों में इसके बारे में अपलोड किया जाएगा। आप इसको एक कॉपी पे सीरियल वाइज करके लिखते जाइए, इसमें कोई मैटर नहीं है, लिखते जाएंगे आसानी से, स्टेप बाय स्टेप हम इसके आगे पढ़ाते जाएंगे, बहुत डीपली पढ़ते चले जाएंगे, सबके बारे में अध्ययन करेंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। आप नोट्स बनाते चलिए इसका, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और इसको हो सकेगा इसको PDF में बना के आप लोगों के यहाँ भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही।